सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका आईएफपीएच द्वारा आयोजित वेबिनार के दैनिक श्रृंखला के 870वें सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी को। आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर देवेश कुमार थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण वो आज अपना सेशन नहीं दे पाएंगे। तो हमारे डॉक्टर एम के साहनी सर जो हैं वो आज के हमारे गेस्ट हैं। हमारे आज के सेशन के जो वक्ता हैं वो डॉक्टर एम के साहनी सर हैं, और ये एक होम्योपैथी के क्षेत्र में एक मिसाल है। डॉक्टर साहनी सर ने अपनी जिंदगी होम्योपैथी के विकास और प्रचार में समर्पित किया है। ये जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में प्रोफेसर के रूप में हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैडम, आप कंटिन्यू करिए। ओके सर। के रूप में एक डॉक्टर साहनी सर जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में प्रोफेसर के रूप में कई पीढ़ियों को ज्ञान दिया है और इंस्पायर किया है। डॉक्टर साहनी सर रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ साहनी ड्रग ट्रांसमिशन एंड होम्योपैथी के चेयरमैन हैं और होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर साहनी सर ने अपने पीएचडी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक से किया है। डॉक्टर साहनी हमेशा ये मानते हैं कि थ्योरी तभी वैल्यूएबल है जब उसे प्रैक्टिकल में ला सके। इसी अप्रोच से उन्होंने यूनिक आइडेंटिटी प्राप्त की है और एक स्पिरिचुअलिज्म और मेटलिज्म के बीच में एक ब्रिज बनने का काम किया है। इनके डीप इंटरेस्ट रिसर्च और रिसर्च में है। रेपर्टरी और मटेरिया मेडिका और होम्योपैथिक फिलॉसफी में इन्होंने अपने इस रिसर्च वाले क्वालिटी के कारण इन्होंने इसमें काफ़ी महारत हासिल की है। और इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के मेंबर के रूप में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है और अपने एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन होकर वहाँ कैरिकुलम बनाया है, जिसको आज पूरे भारत में फॉलो किया जाता है। पेशेंट्स डॉक्टर साहनी सर को केवल एक डॉक्टर के रूप में ही नहीं बल्कि एक कंपेशनेट हीलर के रूप में भी देखते हैं। और डॉक्टर साहनी सर के पेशेंट सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने-कोने में हैं, और सर से अपना इलाज करा के उनसे सबसे लाभान्वित होते हैं। और हम सब बहुत फॉर्चुनेट है कि डॉक्टर साहनी सर समय-समय पे अपना अपना ये सेशन देके हमें अपने अनुभव और ज्ञान के साथ हमें गाइड करते हैं। डॉक्टर साहनी सर आईएफपीएच के बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं और समय-समय पे अपना व्याख्यान देकर हम सबको लाभान्वित करते हैं। मैं डॉक्टर साहनी सर से आग्रह करती हूँ कि प्लीज अपना व्याख्यान शुरू करें और अपना अनुभव और ज्ञान हमसे फिर से एक बार साझा करें और हमें लाभान्वित करें। साहनी सर प्लीज सर। तो थैंक यू। अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मेरी आवाज आ जी। हाँ, तो थैंक यू एवरीवन। हम लोग आज का विषय हमने जो चुना है वह है डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। साथियों, हम लोगों को मैथमेटिका पढ़ने के लिए और इसका अध्ययन करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, और सबसे प्राचीन और सबसे पूर्व समय में मैथमेटिका पढ़ने के लिए जो था और सिलसिला जारी था पुराने समय में, वह था डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर। यानी कि सिग्नेचर का जो महत्व है उसके सिग्नेचर को देख करके एक तुलनात्मक अध्ययन करने का अध्ययन था। और आज मैं आपके इस लेक्चर में इसके हिस्टोरिकल रूट्स को बताऊंगा, इसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को बताऊंगा, और इसके यूटिलिटी के लिए और लिमिटेशन सीमाएं क्या है,
और साथ ही यह भी जानने का कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी में इसका क्या स्थान है, हम लोग कहाँ तक इसको यूज करना चाहिए, और डॉक्टर हेनीमैन का क्या इसमें संकेत था। कहा जाता है कि भगवान ने, ईश्वर ने एक हस्ताक्षर के रूप में हर एक चीजों पर दिया है, खास करके पौधा पर, पूरे ब्रह्मांड में, प्रकृति पर, और उसका कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो उसका महत्व होता है, कुछ ना कुछ उसकी विशेषता होती है, और उस विशेषता को ध्यान में रख करके ही हम लोग है। और प्राचीन समय में हम लोग जब बीमार पड़ते थे, और उस समय में हम लोग कैसे ठीक होंगे, तो हमारे पूर्वज जो हैं तो क्या करते थे, प्रकृति में जाते थे और उससे मिलता जुलता, बीमारी से मिलता जुलता पौधों को निकाल करके लाते थे, उसके अर्क बनाते थे और रोगी को देते थे, ठीक हो जाता था। पारासेल्सस से लेकर के भारतीय चिकित्सा पद्धति, सभी पद्धति में इस सिद्धांत का अनुपालन किया गया है। और ये है, ये बहुत ही प्राचीन तरीका है दवा को पहचानने के लिए। और जब प्रकृति में किसी भी चीज को जाते हैं तो इसको हम लोग खोजने का कोशिश करते हैं। मैं एक उदाहरण देने का कोशिश करूंगा। जैसे कहा जाता है हेमामेलिस के विषय में कि वह जो है सो ब्लीडिंग को चेक करने में काम आता है। और कहा तो इसमें हेमामेलिस पौधा को आप देखिएगा तो उसके डंठल को तोड़िएगा तो उससे एक लाल रंग का पस जैसा निकलता है, और शायद उसी के आधार पर हेमामेलिस की पहचान हुई थी। और पल्सेट्ला के लिए भी कहा जाता है कि चूंकि यह मरुभूमि में पाया जाता है, इसके पौधे जो होते हैं बराबर लहराते रहते हैं, कमजोर होते हैं, तो इसको डेलिकेट और स्लाइटेस्ट विंड से चेंज करता रहता है। तो इन सब के आधारों पर हम लोगों ने इसका यूज किया है। और डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को कहा जाता है कि मेडिसिनल क्वालिटी, मेडिकल क्वालिटी, सिग्नेचर, प्रकृति के हस्ताक्षर को, है ना, प्रकृति के हस्ताक्षर को मनुष्य ने जो इम्प्रिंट के रूप में इस्तेमाल किया है, उसको उसका व्यवहार जो है सो बहुत बढ़िया होम्योपैथी में भी यूज किया गया। और प्राचीन समय से ही होम्योपैथी के मेट्रा मेडिका को पढ़ने के लिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका का सारा जो स्रोत है, सोर्सेस ऑफ मेट्रा मेडिका जो है, तो आपको पहले वाले मेट्रा मेडिका का है। जैसा कि आप लोगों ने कुलिन्स के मेट्रा मेडिका का सुना होगा, और ये पारासेल्सस का मेट्रा मेडिका था, और बहुत सारी मेट्रा मेडिका थे। तो सभी अब दवाइयों का स्रोत है, और आयुर्वेद में भी हमारी दवाइयां हैं, और वहां पर उनकी दवाइयों का स्रोत भी आपको इसी अति पर है, और होम्योपैथी मेडिसिन से आया है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन को आप देखेंगे तो उसमें कई एक तरह के होते हैं। एक लक्षण होता है जो कि क्लिनिकली प्रूव्ड होता है, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूफ होते हैं, और कुछ सिम्टम्स ऐसे भी हैं जो कि पूर्वजों के द्वारा और पुराने ग्रंथों से लेकर के उसमें जोड़ दिए गए हैं। तो हम लोग उन लक्षणों को भी आधार पर चलते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसके डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स के विषय में बताऊंगा, और कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन सिग्नेचर्स के विषय में बताऊंगा, और इसका होम्योपैथी में क्या महत्व है, डॉक्टर हेनीमैन का इसके ऊपर में क्या था, इसका व्यवहार उपयोग क्या है होम्योपैथी में, इसकी सीमाएं क्या है, और इसके विकास का क्या है। साथ ही इसका हम नैतिक और फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस की बात करेंगे, अंत में समाप्त करेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर हम लोग शॉर्ट में डीओएस बोलेंगे, कि जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है ना, एक ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट है जहाँ की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर सब्सटेंस, जो प्रकृति के जो सब्सटेंस हैं उसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाहर दिखने वाला, जैसे कि शेप है, रंग है, हैबिटेट है, उसका थेराप्यूटिक यूज के रूप में किया जाता है। रूट इन द एंशियंट ट्रेडिशंस एंड पॉपुलराइज्ड इन मेडिवियल, बहुत पुराने समय में, अब आदिकाल में, उसके बाद मेडिवियल यूरोप में ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का यूज किया जाता था नेचर मार्क सब करने के लिए। और इसके बहुत सारे मिस्टिकल और सिंबॉलिक भी होते हैं,
और इसके पार्वेटल रोल होते हैं हमारे नेचुरल मेडिसिन को समझने के लिए, खास करके हमारे होम्योपैथी में। आज के समय में हम लोग हिस्टोरिकल की बात करेंगे। मनुष्य हमेशा दवा की खोज करने में लगा रहा है। हम बीमार पड़ते रहे हैं प्राचीन काल से, और प्राचीन काल से ही हम लोग अपने को स्वस्थ करने के लिए उपाय करते रहे हैं। और इस स्वस्थ करने के उपाय में बहुत सारे खोज हुए हैं। और कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीके के अपनाए गए हैं। और अब जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी है और माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन, ये तो बाद का चीज है, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे मेडिसिन थे जो कि सिंबॉलिक रूप में आए थे, और हम लोग उसका यूज रोगियों को ठीक करने के लिए करते रहे। और उसी में एक ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का भी स्थान आता है, और हमारे कई एक पीढ़ियों को प्रभावित किया है। होम्योपैथी से लेकर के एलोपैथी, आयुर्वेदा और पुराने जितने भी नेचुरल मेडिसिन हैं, सभी को यह प्रभावित करता रहा है। डॉक्टर हैनीमैन ने कभी भी इसको सीधे इसको स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मेडिसिन, डॉक्टर हैनीमैन ने डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स के को महत्व नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेडिसिन को तभी हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को स्वीकार करेंगे जबकि वह हमारे प्रूविंग में आ जाएगा। तो प्रूविंग से कोरिलेट करने के बाद में ही हम लोग उसको डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम लोग इसके मल्टीफेसेट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे, डॉक्ट्रिन्स को समझ, सिद्धांत को समझने का कोशिश करेंगे, और इसके आलोचनाओं को देखने का करेंगे। आइए, पुराने जमाने के समय में जो कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको हम लोग देखने का करते हैं। ये हमारी सभ्यता जो है, जिसका सभ्यता का आधार क्या है? सभ्यता का आधार प्रकृति है। और प्रकृति के में कहता है कि प्रकृति हम लोगों के साथ में संवाद करना चाहती है, हम लोगों से बातें करना चाहती है, और उस बातें करने के लिए उसका सिंबल होता है, उसका साइन होता है, क्योंकि प्रकृति की भाषा और हम लोगों की भाषा दोनों अलग अलग है, और दोनों के बीच में हम लोग केवल एक सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही हम लोग बोलते हैं। जैसे आप किसी दूसरे देश में गए, उस देश का भाषा आपको नहीं परिचय है, तो आप इशारों में बात करते हैं और आपका काम हो जाता है। और आपके इजिप्ट के में, ग्रीक में, चाइनीज मेडिसिन में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका इसको एनालॉजिकल थिंकिंग कहा जाता है। एनालॉजिकल थिंकिंग का मतलब जैसे कि इसके जैसा ये लगता है, इसलिए है। जैसे आप गाजर को देख लीजिए, यहाँ पर एक गाजर का टुकड़ा दिया हुआ है, उसका जो रंग है, उसका आकार है, आंख के है, तो कहता है कि गाजर आंख के लिए बहुत अच्छा होता है। अखरोट की बात करते हैं, अखरोट का शेप आप देखिएगा ब्रेन के जैसा होता है, तो उसे ब्रेन के लिए बहुत उपयोगी माना गया। अंगूर का जो शेप है तो एक लंग्स के जैसा होता है, इसलिए कहते हैं कि ये लंग्स के लिए बहुत अच्छा काम होता है। टमाटर जो होता है, काट करके देखिए तो उसका माने हार्ट के जैसा दिखलाई पड़ता है, इसलिए कहता है कि टमाटर जो है तो हार्ट के लिए यूज होता है। जिंजर, अदरक, अदरक का शेप देखिएगा तो ये आपको स्टोमक के जैसा नजर आएगा। फिग का शेप देखिएगा तो स्क्रोटम के जैसा नजर आएगा। साइट्रस है ना, ये ब्रेस्ट के जैसा नजर आता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसका रूप है, और उसका परिवर्तन करके कहते हैं कि सिंपैथी। सिंपैथी मतलब कि सिम मतलब सेम होता है, पैथिस मतलब सफरिंग होता है। जो इससे सिंपैथी, और ये सिंपैथी सेलेस्टियल बॉडी के साथ में होता है, तो उसे हम लोग मेडिकल थिंकिंग के रूप में कन्वर्ट किया, और यह मेडिकल थिंकिंग हम लोगों का चिकित्सकीय आधार बनता चला गया। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स में जो बहुत सारे मैंने उदाहरण दिए, उसमें यह है, देखिए ओनियन की बात मैंने किया, बॉडी सेल्स के जैसा। एवोकेडो का देखिए इस तरह से है। साइट्रस का है आपका। बीन्स जो होते हैं उसका शेप किडनी के जैसा होता है, और बहुत सारे चीज हैं जिसका कि आप आधार देख सकते हैं।
अब इसके क्लासिकल एंटिक्विटी जो है विशेषता क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स कैन बी ट्रेस्ड इन क्लासिकल एंटिक्विटी। पुराने पुराने ग्रंथों में देख सकते हैं। डायस्कोर्स का 4 वॉल्यूम का मेट्रामेडिका का नाम सुने होंगे, गैलेन के मेट्रामेडिका का नाम सुने होंगे, हिप्पोक्रेट्स का जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, हिप्पोक्रेट्स ने मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी की बात करी है ना। उस मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी मतलब कि जैसा आकार है उसका मॉर्फोलॉजी जैसा है, उसके समानता के आधार पर दवाई, ये हिप्पोक्रेट्स ने भी बताया था। और इसे कहते हैं, ये फिजिशियंस जो हैं सबको सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेडिसिनल प्रॉपर्टी, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेडिसिनल प्रॉपर्टी। अब देखिए, एक बहुत प्राचीन ग्रंथ का फोटो मैंने यहाँ पर लगाया है जिसमें कि थॉट ऑफ द फॉर द मिलीनियम, शताब्दियों के लिए एक विशेषता है। ये पुस्तक भी है जहाँ की डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स के विषय में बात करी गई है। दूसरा है कि पैरासेल्सस जो कि 1493 से 1541 तक थे, स्विस फिजिशियंस थे, उन्होंने पहला माना जाता है कि उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को कहा कि उन्होंने कहा कि भगवान ने हम लोगों को सिग्नेचर के माध्यम से दवा का संकेत दिया है, हस्ताक्षर के माध्यम से, यानी कि सिमिलरिटी के आधार पर दवा को सिग्नेचर दिया है। उनका कहना था कि नेचर मार्क्स ईच ग्रोथ है ना अकॉर्डिंग टू द क्यूरेटिव प्रॉपर्टी। प्रकृति जो है तो हमेशा, देखिए ये आपको जितने फोटोग्राफ्स मैं यहाँ पर लगाया हूँ वो आपका उसका डॉक्यूमेंट है जहाँ से लिया गया है। तो कहते हैं नेचर मार्क्स ईच ग्रोथ, प्रकृति विकास के हर एक मार्क को नोट करता है और उसके हिसाब से क्यूरेटिव इफेक्ट्स को निकालने का कोशिश करता है। उसके बाद में आता है 1575 से लेकर के 1624 में, जो कि जर्मन फिजिशियंस थे, उन्होंने भी यूरोप के थे, उन्होंने भी डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर पर किया। उन्होंने लिखा है डॉक्टर सिग्नेचर ऑफ ऑल थिंग्स, हर एक चीज का, इलोबरेटेड एंड हाउ डिवाइन विजडम प्लेस थिंग्स इन द नेचुरल गाइडेंस। उस किताब में लिखा हुआ है किस प्रकार ईश्वर ने हम लोगों को प्रकृति के माध्यम से, इस संकेत के माध्यम से हम लोगों को दवा के विषय में पहचानने का अवसर दिया है। और इनके समय में डॉक्ट्रिन सिग्नेचर बहुत ही एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर और अध्यात्म और केमिस्ट्री, ये सारा का एक जुड़ा मिला जुला रूप जो है तो उनके द्वारा देखा गया है। ये डॉक्ट्रिन है। मैं ऐतिहासिक ये रेनेसांस। फिर एंशिएंट इंडियन फिलोसफी, आइए हम अपनी भारतीय सभ्यता में चलते हैं, खास करके सांख्य और आयुर्वेदिक में। द यूनिवर्स हैज सीन एज कंपोज 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स। अब देखिए, पंच महाभूत की बात कर गई है, क्षिति जल गगन पावन समीरा, अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर। कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस वेर लिंक्ड विद दीज एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, है ना। मिट्टी से, है ना, जैसे देखिए आपको यहाँ पर शेप मैंने बनाने का कोशिश किया हूँ। तो कहते हैं आइडिया फॉर्म रिफ्लेक्स फंक्शन वेयर प्रेजेंट इम्प्लीकेटेड। तो आयुर्वेद में कहा कि ये अर्थ जो है तो एक आधार बनता है, पानी जो होता है तरल होता है, आग जो होता है ज्वलनशील होता है, हवा जो होता है ईथर जो है सर्व जगह पर वर्तमान होता है, और ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा डॉक्टर इसके विषय में कहा गया है। आयुर्वेद के क्लासिकल मेडिसिन में क्लासिफाई हर्ब्स एंड मिनरल्स बेस्ड ऑन देयर रस, है ना। उसके कैसे खोजा गया आयुर्वेद में, उसके रस के टेस्ट के अनुसार से, गुण मतलब क्वालिटी, वीर्य मतलब पोटेंसी, उसकी शक्ति क्या है, और विपाका मतलब पोस्ट डाइजेस्टिव पचने के बाद में क्या होता है, और स्पेसिफिक एक्शंस। और इस सभी को डायरेक्ट कोरिलेट नहीं किया गया है, लेकिन ये हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन का आधार है। रस का मतलब टेस्ट, टेस्ट के आधार पर दवाई, गुण का मतलब क्वालिटी, वीर्य का मतलब पोटेंसी, और पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट्स प्रभाव, इसको करके देखा गया है साथियों। और हम लोगों के भारतीय सभ्यता में
जो है तो सिंबॉलिक मीनिंग दिया गया प्लांट के फीचर्स का, जो कि मेडिसिन को पहचानने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे अश्वगंधा है, जो कि हम लोग के यहाँ विथेनिया सोमनिफेरा के रूप में आया है, हमारे होम्योपैथी में भी आए हैं। ये कहा जाता है इसमें अश्व मतलब घोड़े का शक्ति होता है, ये टॉनिक के जैसा होता है, इसीलिए अश्वगंधा नाम दिया गया। ब्राह्मी है ना, ये मेमोरी को बढ़ाने के काम में आता है। और इसका शेप जो होता है, पत्तों का शेप कैसा होता है, सेरिबेलम को के जैसा होता है। लोटस है ना, कमल, ये शुद्धता का निशानी है और इसमें स्पिरिचुअल मेडिसिनल प्रैक्टिस में आता है। दिस सिंबॉलिक एसोसिएशन ऑफ द नेचर फॉर्म्स ह्यूमन फिजियोलॉजी और स्पिरिचुअल फंक्शंस पैरेलल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर और द लॉजिक। तो ये जो हमारा सिंबॉलिक है प्रकृति का, हमारे भारतीय सभ्यता में ये भी, और विदेशी सभ्यता में भी, ग्रीक सभ्यता में भी, आपको यूरोपियन सभ्यता में भी, सभी सभ्यता में प्रकृति की महानता को जिक्र किया गया है। शेप ऑफ द लीफ, बट बीज, जड़ को कॉरस्पॉन्ड करता है हमारे ऑर्गन से, माने उससे मिलता है, और उसके आधार पर दवा का खोज हुआ है। ये पुराने हमारे पुराने ये रहे हैं। फिर आता है रेड कलर्ड प्लांट और पार्ट्स आर ऑफन यूज्ड टू ट्रीट द ब्लड डिजॉर्डर्स, है ना। हम लोग अब भारतीय में लाल रंग का अगर है तो ब्लड डिजॉर्डर्स को है, और पानी में ज्यादा आता है तो कहते हैं कि ये उसका हाइड्रेटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि जहाँ पर ठंडे लगने का है। जड़ जो है तो कि जड़ जो कि बोन के जैसा दिखलाई पड़ता है, तो उसको फ्रैक्चर है, साइसिस है, क्वाड, इस सबको ठीक करने में, जैसे हड जोड़ करके आपको मिलेंगे, ये सब्सटेंस मिलते हैं जो कि यूज किया जाता है। और इसका सिंबॉलिक रीजनिंग रिजेम्बल्स है तो आपको वेस्टर्न फिलोसफी जो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स को माना जाता है, लेकिन हर एक कम्युनिटी द डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। कलर फॉर रंग सिद्धा सिस्टम में भी आपको इसका इंटीग्रेट किया गया है। सिद्धा आपको साउथ इंडिया में इसका काफी प्रचलन है। इसके जो टेक्स्ट है यहाँ पर आपको रंग, स्वाद, टेक्सचर्स, हर्ब और रिलेशंस पर माना गया है। यूनानी दवा में भी आपको ग्रीको अरेबियन मेडिसिन से वहां भी इसी तरह की बात की गई है। तो ये ब्लेंडिंग ऑफ द सिग्नेचर्स ऑफ द ह्यूमन थ्योरी है। फिर आता है मिथोलॉजी में, हमारे ग्रंथों में, हमारे रिचुअल्स में, व्यवहार में भी डॉक्ट्रिन सिग्नेचर्स है। जैसे बहुत सारे इंडियन मिथ है हम लोगों का, जैसे तुलसी, हम लोग को तुलसी को बहुत ही दिव्य मानते हैं और उसका डिवाइन क्वालिटीज मानते हैं। कहते हैं कि इसमें एंटी माइक्रोबियल और एडेप्टोजेनिक हर्ब है। पीपल को कहा जाता है बहुत पवित्र माना जाता है, और हर एक पूजा पाठ में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये कार्डियक और ऑक्सीजन रिलीज करता है। कहा जाता है कि सबसे शुद्ध ऑक्सीजन आपको पीपल के पौधों से हम लोगों को मिलता है। तो स्पिरिचुअल अध्यात्म सिग्निफिकेंस, हीलिंग प्रॉपर्टी, और ये हमारे जो है हीलिंग प्रॉपर्टी है अध्यात्म और सिग्नेचर के आधार पर हमारे साइंटिफिक टर्म्स को भी महत्वपूर्ण बताता है। इसका कोर बिलीफ क्या है ना। कोर बिलीफ क्या है इसका, किन बातों पर यह आधारित है। पहला है विजुअल क्लू, माने आंख से देख करके कलर, शेप और टेक्सचर ऑफ ए प्लांट और मिनरल प्लांट रिवील्स इट्स थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस। एनालॉजिकल थिंकिंग, मिला ये इस तरह का है इसलिए ऐसा, इसको एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। एसोसिएशन मतलब कि सिमिलरिटी, इसको देख करके, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये आदमी इससे मिलता जुलता है, तो वो सिमिलरिटी को एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। उसके बाद में कल्पना, थीस्ट बेसिस, डिवाइन पावर हैज इनकॉर्डेड हीलिंग प्रॉपर्टीज विजिबली इन द नेचर ह्यूमन डिस्कवरी। अब हर्बलिन का कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगा। जैसे लीवर वॉट, इसको हेपेटिका कहते हैं। इसका पत्ते जो होते हैं तो लीवर के जैसा होता है, इसलिए इसको लीवर के में यूज किया जाता है। वॉलनट
है ना। इसका हार्ट जो है ये ब्रेन के जैसा करता है, इसीलिए कहते हैं कि ये ब्रेन के लिए होता है। ब्लड रूट सैंगुनेरिया, है ना, और कैंडेनेसिस हम लोग क्या दवा है इसका, इसे सैंगुनेरिया से लाल रंग के स्राव निकलते हैं और ब्लड डिजॉर्डर में किया जाता है। यूफ्रेसिया, यूफ्रेसिया के पत्ते जो होते हैं आंख के जैसे नजर आते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग आंख के लिए बहुत यूज करते हैं। तो ये बहुत सारे सिंबॉलिक हैं। हालांकि इसको मॉडर्न साइंटिफिक वैलिडेशन तभी मिला है जबकि हम लोग इसका प्रूविंग किए हैं, है ना। लेकिन ये प्रूविंग के पहले से ट्रेडिशनल यूज होता रहा है और हम लोगों को इसका आधार मिलता रहा है। फिर और देखिए चेलिडोनियम, चेलिडोनियम का क्या है, येलो सैप्स है ना, येलो, इसका जो स्राव निकलता है वो पीले रंग का होता है, इसलिए कहा जाता है कि जॉन्डिस में बाइल और लीवर के लिए आता है। डिजिटेलिस, इसका बेल सेपेड होता है, बेल सेपेड, और हार्ट के जैसा होता है, इसलिए हार्ट के लिए काम आता है। नेट्रम म्यूरिटिकम, है ना, नेट्रम म्यूरिटिकम कहते हैं सॉल्ट से आता है, और इसमें आंसू और इमोशंस का ज्यादा ग्रीस में यूज होता है। तो डॉक्टर हेनीमैन इन द लेट 18th century बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ सिमिलिया सिमिलिवस क्यूरेटर एंड पोटेंट, ये इम्प्रेसाइज इंपेरिकल प्रूविंग। अब आइए हम लोग कहते हैं डॉक्टर हेनीमैन जब अपने सबक में आए और लाइफ के क्योर लाइफ के फिलोसफी का जन्म दिया, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी दवाइयां हैं जिसका कि हम यूज करते रहे हैं। जैसे सिंकोना का भी जो हम लोगों ने उन्होंने यूज किया, वो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर ही किया, और उसको अपने पोटेंटाइजेशन के लिए उन्होंने यूज किया। वो डॉक्टर सहारा तो उन्होंने लिया, लेकिन कहा कि केवल कभी कभी हम लोग सिमिलरिटी पर और इस पर हम लोग के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को इसके साथ में इसका प्रूविंग भी करना चाहिए। इसलिए डॉक्टर हेनीमैन का, हेनीमैन ने कहा इसको कि प्रूविंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द नॉलेज और द फाइनल कंसिडरेशन ऑफ द मेडिसिन। इनकॉर्पोरेशन, डॉक्टर हेनीमैन कभी भी सीधे रूप से उसको स्वीकार नहीं किया है ना, डॉक्टर हेनीमैन ने कभी भी सीधे रूप से स्वीकार नहीं किया है, और इसका इसको जो है तो, लेकिन उसका जो यूज है उन्होंने किया है, और मेडिसिन के सिलेक्शंस में हम लोग कभी कभी यूज करते रहते हैं। हेनीमैन का जो है, और डॉक्ट्रिन ऑफ फिलोसफी पर हम लोग आते हैं। डॉक्टर हेनीमैन के इस आर्टिकल को आपने पढ़ा होगा, जो क्या 1796 था, एसे और न्यू प्रिंसिपल ऑफ न्यू प्रिंसिपल, जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से लिखने के पहले की बात है। हम लोग कहते हैं कि प्रीकर्सर टू द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। इन्होंने बहुत सारे इसमें लिखा गया, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जहाँ की दवा की खोज की गई है, इसलिए कहा कि न्यू प्रिंसिपल, सर्टनिंग न्यू प्रिंसिपल, न्यू प्रिंसिपल के पीछे में पुराने प्रिंसिपल था, और ये उसके थे। फिर 1797 में ह्यूफलैंड के जर्नल में इन्होंने सभी सारे मैथमेटिका का सिस्टमिक अध्ययन किया, मैंने विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया पुराने जमाने के, और वहां पर बहुत सारे कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी थे। तो उन्होंने कहा कि इस गलत चीजों को खोजने के लिए हमें प्रूविंग करना पड़ेगा, यानी कि जहां आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा है, जहां आप उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये ह्यूफलैंड के जर्नल में कहा गया, और इसी के लिए डॉक्टर हेनीमैन ने अपने इस बात को क्लियर कर दिया कि जब तक ये प्रूविंग में नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कहते हैं कि 1796 में उन्होंने कंप्लीट किया, और डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स और सभी मेडिसिन का कहा कि ये प्रूविंग के आगे ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कुछ भी नहीं है, है ना। यानी प्रूविंग, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर तभी तक सही है जब तक कि वह प्रूविंग में आता है। बहुत सारी दवाइयां हैं,
के खोज के लिए प्रीवियस मेथड से तो यूज किया गया है। लाइन आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब है, पानी बरस रहा था। तो डॉक्टर हेनीमैन ने इसके यूजफुलनेस को स्वीकार। फिर आगे चलते हैं। एक प्रोमिनेंट होम्योपैथ हु इंसिस्ट ऑन हाउ यूजफुल डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर एंड हाउ सेंट कलर शेप कैन बी सजेस्ट रेमेडी। ये केवल एक सजेशन होता है, सजेशंस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और कहा कि मॉडर्न होम्योपैथ को इसका साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि हालांकि आज भी डॉक्टर हैनीमैन के इस बात का भी लोग फॉलो नहीं करते हैं। और उन्होंने एक कहा है कि शुड सच इंफॉर्मेशन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय होम्योपैथी। डॉक्टर हैनीमैन का हमेशा ऑब्जेक्शन रहा है, लेकिन ये आज भी ये हम लोगों के साथ में प्रूविंग के लिए जोड़ देते हैं। हमारे रिपोर्टरी और मेट्रिया मेडिका में आप देखिए, रिपोर्टरी और मेट्रिया मेडिका में, बोरिक के मेट्रिया मेडिका में कहीं कहीं पर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर लाइक लॉजिक का डिस्क्राइब किया गया है मेडिसिन का। जैसे कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन नोसोट्स का सिंबल जो है तो इमोशनल एक्सप्रेशन और ग्रीड से है और अपब्रिंगिंग और डिजीज नेचर से है। टेरेंटुला हिस्पैनिका का आप देखिएगा, ये इरेटिक हरीडनेस, मूवमेंट जल्दी जल्दी चलता है, इसका हाइपर काइनेटिक बिहेवियर को इंडिकेट करता है। तो आप देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, इसके बावजूद भी ये बोरिक मेट्रिया मेडिका में इस तरह से और अन्य मेट्रिया मेडिका में भी किया गया है। रैशनल पर्सन कहते हैं कि औचित्य होना चाहिए और सिंबल, ये दोनों का संतुलन होना चाहिए। डॉक्टर स्ट्रांगली अपोज द अनवेरिफाइड थ्योरी, जो वेरीफाई नहीं है उस थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट किया था और साइंटिफिक मेथड मेडिसिन को इम्प्रूव करने की बात करी थी। और अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में उन्होंने कहा कि दवा का सबसे बड़ा आधार क्या है? ऑब्जर्वेशन, अब खोज। आप देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और उसको पुनः उसका रूप देख सकते हैं। तो कहते हैं जिस चीज को हम बोलते हैं, अगर उसको रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो वह मेडिसिन नहीं होगा। और गेस वर्क पर काम करना, 110 114 एफॉर्म के बीच में उन्होंने कहा कि केवल गेस वर्क पर हम लोगों को आधार नहीं होना चाहिए, उसके वास्तविकता पर धरातल पर होकर के हमें बात करनी चाहिए। उन्होंने अपोजिशन, डॉक्टर ये हेनीमैन का क्रिटिसिज्म है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स को एस्ट्रोलॉजी और मिस्टिकल अप्रोचेस से दूर रखना चाहिए। और हीलिंग आर्ट जो है हम लोगों का एक विजनरी होना चाहिए, उसमें प्रिस्क्रिप्शन होता है। और ये बहुत ये गलत होगा कि हम केवल आधार, इसके आधार पर इसको इस्तेमाल करें। इसका डॉक्टर हैनीमैन का एम्पेरिकल मेथोडोलॉजी क्या है? प्रूविंग रेमेडीज ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, ऑब्जर्विंग और रिकॉर्डिंग फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स एंड मैचिंग दीज विद द सिम्टम्स पिक्चर ऑफ द पेशेंट एंड पोटेंटाइजिंग ये डॉक्टर हैनीमैन का एम्पेरिकल मेथोडोलॉजी कहते हैं। और इसे गाइडिंग टूल्स के रूप में हैनीमैन के बावजूद भी, विरोध के बावजूद भी, डॉक्ट्रिन ऑफ मेडिसिन जो हैं तो हमेशा गाइडिंग टूल्स के रूप में यूज किया गया है। आज भी यूज किया जाता है। खास करके हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो हम लोग उसको समझाने के लिए, उसके दिमाग में बैठाने के लिए। लेकिन हाँ, पढ़ाते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, हम केवल उन्हीं लक्षणों को उस तरह से इंटरप्रेट करें जिनका की प्रूविंग के साथ में है। पल्सेटला को कहते हैं कि प्यास नहीं लगती है, इसको समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं चूंकि पल्सेटला जो है तो डेजर्ट्स में पैदा होता है, मरुभूमि पर आ जाता है और कम से कम पानी को स्टोर करना है, इसलिए उसके प्यास नहीं पीने की आदत बन गई है, इसलिए। और ये चूंकि ये प्रूविंग हो चुका है, पल्सेटला थर्स्टलेस है और इसके जो सिमिलरिटी पाया गया, तो इसको एंट्री पॉइंट पर है। उसके बाद में हम लोग विजुअल एड्स के माध्यम से भी देखते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस और नेचर को देख करके, पौधे को देख करके, पौधा है
और उसके साथ में भी पढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो हमारा होम्योपैथी में इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरेचर का यूटिलिटी होता है। साइकोलॉजिकल सिंबोलिज्म है ना, होम्योपैथी में डॉक्टर शंकरन ने सेंसेशन मेथड की बात करी, जहाँ की सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशंस को रिलेट करने का और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को सबकॉन्शियस माइंड को समझने का कोशिश किया गया है। तो ये सारी चीजों को जोड़ करके हम लोग साइकोलॉजिकल सिंबोलिज्म, सारे चीज का सिंबॉलिक, ये इससे मिलता है उससे मिलता है, उसका इंटरप्रिटेशंस करके। और डॉक्टर शंकरन ने तो इसका सेंसेशन मेथड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, उन्होंने इसका व्यवहार किया है। और कहा गया कि आपके सेंसेशन, लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडलिटीज में सेंसेशन ही एक ऐसा ब्रिज है, सेंसेशन ही एक ऐसा ब्रिज है जो कि दोनों को हम लोगों को जोड़ता है। और सेंसेशन के माध्यम से, और सेंसेशन अनुभूति जो देता है, अनुभूति ये रोगी अपने बताएगा और सब्जेक्टिव सिम्टम्स में होगा। तो सब उन्होंने कहा कि सब्जेक्टिव सिम्टम्स को प्रूव करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव के सहारा पर न लेकर के, सब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव है जो देखने से होता है। जंगियन आर्केटाइप में कहा गया कि डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डीप सीटेड केस है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल और डीप सीटेड सीट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल आधार संपूर्ण रूप से उसका तालमेल होता है, तो उसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। संपूर्ण रूप से इसका जो तालमेल होगा उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका सीमा क्या है? बहुत सारे एसोसिएशंस हैं और जो कि आज भी प्रूव नहीं हुए हैं, है ना, आज भी प्रूव नहीं हुए हैं। मोबाइल टाइम पे, टाइम 11 हाँ, आज भी बहुत सारी बातें जो है प्रूविंग नहीं हुआ है कि हम लोग इसको सीमित रूप से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मॉडर्न फार्माकोलॉजी हाँ अक्सर ही इस बात को डिस्कार्ड किया है, वहां पर स्वीकार नहीं किया गया है मॉडर्न फार्माकोलॉजी में। और मॉडर्न फार्माकोलॉजी कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। और हम होम्योपैथ जो है तो बीच बीच के हैं, हमने आधा एक्सेप्ट किया है, आधा नहीं एक्सेप्ट किया है। हालांकि हेनीमैन ने भी मॉडर्न फार्माकोलॉजी का ही जिक्र किया था, इसीलिए उन्होंने आधे रूप में स्वीकार किया और आधे रूप में स्वीकार नहीं किया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोगों को है। फिर हमेशा आंखों से देखा हुआ चीज हमेशा सत्य नहीं होता है ना। आपके सामने में रोगी बैठा है और उसको देख करके आप डिसाइड कर लोगे कि ऐसा इसका व्यक्तित्व है, तो यह हम कभी कभी वह गलत भी हो जाता है। इससे क्या होता है कि मिस डायग्नोसिस होता है, और इस मिस डायग्नोसिस से बचने का है, उसका एक फंक्शन भी जानना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी जानना चाहिए, उसका आधार भी जानना चाहिए। और हमारे एजम्पशंस को, एनालिसिस को बहुत ही रिग्रेस होना चाहिए। सिंबोलिज्म वेरीज बाय द कल्चर एंड अब सिंबोलिज्म जो है हमेशा सभ्यता और समय के साथ बदलता रहता है ना, सभ्यता बदलता रहता है। और जो रेमेडी आपको माना जाता था लीवर के लिए है, वो आज आज किसी दूसरे सभ्यता में दूसरी बातें कही गई है। ये हनीमैन के अगेंस्ट फिलोसफी है ड्रग एंड मूविंग के, और अंडरमाइंस द साइंटिफिक इंटीग्रेशन माना जाता है। कॉन्टेम्पोररी पर्सपेक्टिव सॉल्यूशंस इंटीग्रेशन इन मॉडर्न, आज के समय में ये हो रहा है। और रोडोल्फ एंथ्रोपोस्फेरिक मेडिसिन आ रहे हैं, जहाँ की रोडोल्फ स्टेनर ने एक्सप्लिसिट इनकॉर्पोरेट किया है, मैंने इनकॉर्पोरेशन मतलब चला है एंथ्रोस्पोइंग मेडिसिन में। फिर प्लांट मार्कोलॉजी बेस्ड अप्रोच, ये भी एक अप्रोच है पर। ये आज के इंटीग्रेशन है इन मॉडर्न होम्योपैथी, लेट होम्योपैथी के साथ में। और यूज इन पेशेंट कम्युनिकेशंस है ना, पेशेंट को सिंबल से भी होता है, दिस पेशेंट लुक लाइक ए हर्ट, इट सपोर्ट्स द हर्ट, इट यूजफुल इन कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन एंड पॉपुलर लिटरेचर। स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने के लिए, सभी लोगों को पढ़ाने के लिए इस चीज का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब आइए इसके हम लोग कुछ एथिकल और फिलोसॉफिकल कंडीशन ये देखते हैं। ये बहुत कुछ
कविता के जैसा लगता है, होलिस्टिक व्यूज है, लेकिन बहुत सारे इसके एथिकल इश्यूज हैं, जिसका कि बिना एविडेंस के, सबसे बड़ा एथिकल इशू है इसका कि बिना एविडेंस के दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोगों का भी चिकित्सा करने का तरीका क्या होता है, हम लोग दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये दवा देनी है, तो हम लोग ये दवा दिमाग में बैठा लेते हैं। ये गलत है, ये क्योंकि यह आपका केवल एक आपका एथिक्स के बाहर का बात है। जब भी दवा का सिलेक्शन होता है, तो जब तक आपका सिम्टम सिमिलरिटी नहीं मिलता है, आपको उसको प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे मैजिकल थिंकिंग की बात आती है, कहते हैं ना हम दवा ऐसा रोग को ऐसे जादू के सहायता ठीक कर दिए, ये कर दिए। तो इससे क्या होता है कि लोग अपने पॉपुलैरिटी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी को बचने के लिए हमें आर्टिस्टिक लेयर होना चाहिए, डायग्नोस्टिक टूल होना चाहिए, हमारे पास में फिलॉसफी फॉर द हीलिंग होनी चाहिए। अंत में ये कहना चाहूंगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर डिस्पाइट बहुत सारे हैं, लेकिन इसका हमारे नेचुरल मेडिसिन के इवोल्यूशन में इसका महत्व रहा है। और मानव सभ्यता के बहुत पुराने बातों को, नेचर के, प्रकृति को लेकर के चले हैं। और होम्योपैथी जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है, लेकिन इसका डॉक्ट्रिन आज भी होम्योपैथी में जुड़ा हुआ है। और मॉडर्न होम्योपैथ ने आपके अधिकांश मेट्रामेडिका आप देखिएगा, वो आपको उसके अंदर में आपको भरे पड़े मिले हैं। तो इसका एक संबंध हमें स्थापित करना चाहिए हिस्टोरिकल एंड सिंबॉलिक वैल्यू से, while adhering to the scientific standards। इसको लेकर के हम लोगों ने जो इस लेक्चर को तैयार किया, वो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, लेसर राइटिंग, पारासेल्सस का सेलेक्टेड राइटिंग, फिर सिग्नेचर ऑफ ऑल थिंग्स को लिया है, बोरिक मेट्रामेडिका को लिया है, केंट लेक्चर्स को लिया है, डॉक्टर राजन शंकरन के सिंपल सब्सटेंस एंड होम्योपैथी को लिया है, स्टेनर का एक्सटेंडिंग प्रैक्टिकल मेडिसिन को लिया है, स्कॉलेटन का। देखिए यहाँ ये सब किताबें में आप जाएंगे तो ये सारा चीज आपका मॉडर्न होम्योपैथी, विथल कॉस्ट के साइंस ऑफ होम्योपैथी में भी आपको डॉक्ट्रिन है। और आपका जो रडार यूज करते हैं, सिंथेसिस रिपोर्टरी यूज करते हैं, वहां भी आपको फेडरिक साइंस ने भी डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स का सहारा लिया है। और क्लार्क के डिक्शनरी में भी आपका, जो कि बहुत ही यूजफुल मेट्रामेडिका है, वहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स के कहा। तो सिग्नेचर है जो दिखलाई तो पड़ता है, जो है और वर्च्यू है और लेकिन इसका गॉड का, प्रकृति का एक स्टैंप है ना, मोहर है डाइवर्स, जो कि हम लोगों को देखने के लिए आवश्यक करता है। तो इसके साथ में आज का ये हमारा ये सारे बात समाप्त हुए। और मैं चाहता हूं कि प्रकृति के साथ हम जुड़े रहें, प्रकृति से हमारा आधार पर जोड़ बना रहे, और इससे लेकर के हम लोग जो है सो काफी अपने सभ्यता का विकास कर सकते हैं, अपने होम्योपैथी का विकास करते हैं। आंख मूंद करके कोई इलाज चिकित्सा को एक्सेप्ट नहीं करो। अब जो भी करना हो उसका एक व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। यही इस लेक्चर का संदेश है। मैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स को प्रेजेंट करने के पीछे भी मेरा यह तात्पर्य यही रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स अधिकांश हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि एकदम 100% मान के चलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इसे एक सीमित दायरे में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वहां भी सच्चाई है, प्रकृति में भी सच्चाई है, कुछ अंश में सच्चाई है, लेकिन संपूर्ण सच्चाई को प्राप्त करने के लिए हमें जो है सो हमें उसका आधार होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। तो साइंटिफिक अप्रोच के साथ में ही आप लोग इसका ये कर सकते हैं। तो इसके साथ में मेरा लेक्चर समाप्त होता है। मैं यहाँ पर अपना लेक्चर को समाप्त करता हूँ। मुझे थैंक यू लगता है सर। कि हाँ, यस सर, थैंक यू सानी सर। आपके सेशंस हमेशा बहुत ही इनरिचफुल और इंफॉर्मेटिव होते हैं। आपके ज्ञान से हम लोग हमेशा लाभान्वित होते हैं। आपका ये व्याख्यान बहुत ही अच्छा था, और ये हम लोग अपने प्रैक्टिकल में जरूर इसको उतारेंगे। और हाँ, ये ध्यान जरूर रखिए कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, उसको देखते समझते हुए उसको प्रैक्टिकली उस पर अपने प्रैक्टिस में ला सके। तो आपका ये व्याख्यान बहुत ही अच्छा था सर। मैं
सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह करती हूँ कि अगर उनके पास कोई डाउट या क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज अपने, या तो आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हैंड रेज करें या फिर अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में फीडबैक आया है डॉक्टर मीना पाल नाइस सर और डॉक्टर मधुमिता एक्सीलेंट। ये हम लोग जानते ही हैं कि साहनी सर का जो एक्सपीरियंस और उनका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है, बहुत डीप है, जिसे कि वो हम लोग के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो अगर किसी को भी कुछ डाउट है वो पूछ सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के विषय में मैं बहुत समय से एक किताब में पढ़ रहा था, उसका जिक्र शायद मैंने यहाँ पर नहीं किया। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स का खोज जो है तो इस तरह से भी देखा जाता है कि ये एक जूता बनाने वाले ने इसका खोज किया। कई एक जगह पर कहा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स को एक जूता बनाने वाले ने खोज किया, और उसका आधार क्या था? उसने अपने जूते का जो एक जोड़ा जूता जो बनता है, कहते हैं एक जोड़े जूते को बनाने के लिए दो दो जूते को एक समान बनाना है, और उसके आधार पर मिला करके मिलाने के लिए सिमिलरिटी, समानता है ना, एक पैर को देख करके दूसरे पैर का ये निकालना, और इसको लेकर के कहता, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कॉबलर का, वो जो जूता बनाता था, और ये बाहर बाहर का है, और उसने भी लेकर के, और इसको भी देख करके बहुत सारे इतिहास है, आप इसको देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स के लिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे इतिहास हैं जो आपको देखने को मिलेगा कि ये कैसा इसका ये है। डॉक्टर हेनीमैन सर ने क्या कहा था डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स में? मीना पाल जी, मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स को डॉक्टर हेनीमैन ने कभी भी 100% स्वीकृति नहीं दिया है, 100% स्वीकृति नहीं दिया है। डॉक्टर हेनीमैन ने भी जो सिनकोना बार्क के माध्यम से होम्योपैथी को होम्योपैथी की खोज की थी, वहां पर डॉक्टर हेनीमैन ने सिनकोना बार्क का जो यूज है मलेरिया का लक्षण उत्पन्न करने के लिए, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स का ही सहारा लिया था। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स का सहारा लेने के बाद में उसका उन्होंने प्रैक्टिकल रूप जो देखा, उस प्रैक्टिकल रूप को देख करके उन्होंने ये कहा कि यह है। और बहुत सारी किताबें हैं जहाँ की जो मैंने अभी आपको कई एक दवा का, डिजिटलिस्ट का, ये सब का जो मैंने बताया, उन सभी चीज को अगर आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी बातें उन किताबों में, जैसे पल्सेटला भी है या सारी दवाइयां हैं, उन सभी दवाइयों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर से नहीं मिलते हैं। तो नए नए लक्षण कहाँ से आए? पुराने लक्षण तो आपको मिल रहा है वहां से, पुराने लक्षण मिल रहे हैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर से, लेकिन नए लक्षण के लिए आपको जो उसमें एडिशन हुआ है वह प्रूविंग के माध्यम से हुआ है, और हम लोग प्रूविंग को दो तरीके से लिया गया है, एक क्लिनिकल प्रूविंग और एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग प्रूविंग। ये दोनों चीज का इस्तेमाल हुआ है। राघवेंद्र जी का एक और सवाल है, हील पेन रिलेटेड टू द ब्राइनिया क्यू बट आई ब्रो फॉल्स। राघवेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं? हम लोग इसको हील पेन, पैर का, अच्छा एड़ी का दर्द ब्राइनिया से बढ़ता है, और आंख का ब्राइनिया का पौधा, ब्राइनिया का जो पौधा है उसका ब्राइनिया जो है तो हील के पेन को रिलीव करता है मदर टिंचर में। मैं मदर टिंचर में इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं नहीं बता पाऊंगा कि मदर टिंचर में इस्तेमाल करता है, लेकिन हाँ, ब्राइनिया को इस्तेमाल करने के लिए स्लगिशनेस होना चाहिए, यानी कि प्रणाम उसमें सर। धीमी गति होनी चाहिए, उसके अंदर में आपको गति में वो मोशन से एग्रीवेशन होना चाहिए, और जहां भी हेलो। मोशंस की बात होगी। राघवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। प्रणाम प्रणाम सर। हम्म, हील बोलिए। पेन सर ब्रायनिया क्यू से आराम हो गया। एड़ी का बिल्कुल। दर्द जो था सर, ब्रायनिया क्यू से आराम हो गया एड़ी का दर्द, बट आईब्रो गिरने लगा।
वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आईब्रो गिरने लगा, तो ये क्या अच्छा लक्षण है या बुरा लक्षण है? ये तो बुरा लक्षण है सर। ये अच्छा लक्षण है या बुरा लक्षण है? बुरा लक्षण है हाँ, सर। देखिए, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को देखिएगा ना, तो आप इसको जी। अच्छा या बुरा मानेंगे? क्या उस व्यक्ति के आई का ब्रो जो है तो गिरता था पहले कि नहीं गिरता था? अगर नहीं। गिरता था और फिर से आया है तो पुराने लक्षण नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर अच्छा होगा। चीज को देखिए, होलिस्टिक अप्रोच में देखने का कोशिश कीजिए। किसी भी रोगी को देखने के लिए उसका होलिस्टिक प्रभाव को देखना बहुत ही जरूरी होता है, और उसको देख करके ही आप उसको अच्छा आसानी से रखते हैं। और आपने ठीक है, आपने देखा मदर टीचर आप यूज करते हैं, आपको आराम मिला, आई गिरने लगा, लेकिन क्या आपने उसको देखने का कोशिश किया कि पहले उसका था, अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये आपका क्यूरेटिव मेडिसिन नहीं हो सकता है, बैड सिम्टम्स माना जा सकता है। ठीक है ना राघवेंद्र जी? जी जी आप सर। कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं सर। और किन्हीं को कोई सवाल है? हेलो। इनको हाँ हेलो बोलिए। सर। सर सर प्रणाम। बहुत अच्छा डॉक्टर ने उस मैं सिग्नेचर सुन रहा पर हूँ, बोलिए। दिया गया। हेलो सर, आवाज जा रही आप आपकी आवाज सुन रहे हैं सर, आपकी आवाज सुन रहे हैं, बोलिए। है? हाँ। डॉक्टर ने उस सिग्नेचर पर बहुत ने बताए, बधाई हो। और साथ ही आप जो बताए, जल पाओ गगन शरीरा पांच तत्व से बना शरीरा, जितने भी दवाई बन रही है सब में जो है उसका नेचर लेके यहाँ तक कि मानव है तो जो आपकी आवाज बड़ा है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है राम सुरेश जी। आपका आवाज नहीं आ रही है नेटवर्क सर। या तो है या आवाज पूरा नहीं है। खैरिए तेल चाहिए हमको। हेलो सर, आवाज आ रही है हाँ सर? सुन रहे हैं, बोलिए। आप बोलिए तो। हेलो सर। हाँ। हाँ। हम बहुत सुन रहे अच्छा हैं, सर आप आपने। बोलिए। हाँ, बहुत बहुत अच्छा बताए आपने। छितजल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। प्राकृतिक का नेचर है, जितने भी प्राकृतिक में बना हुआ है, यहाँ तक कि मनुष्य का भी उत्पत्ति जो है एलिमेंट से ही है। विदाउट एलिमेंट्स नो फॉर्मेशन, नो कंस्ट्रक्शन, नो डेवलपमेंट। तो एलिमेंट्स इज द नेसेसरी। ये बात को आप हाँ। दोहरा रहे हैं राम प्रवेश जी। हाँ, राम प्रवेश जी, हम आप समझे। अपनी बात आवाज करिए, ये बात दोहरा आवाज रहे हैं, मैं जो बोल आवाज चुका हूँ इसको आप हाँ हाँ हाँ, बोल बोल चुके हैं वही। तो सर जो है बहुत अच्छा लगा। अब जैसे हम भी दिए थे कार्बोवेज में, उसका जो नेचर था, कार्बोवेज का जो है तो प्लांट किंगडम, लेकिन वह जो है लकड़ी को जलाने के बाद जो उत्पन्न होता है, तो उसमें जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वह हम कार्बोवेज उस तरह का दिए थे। तो सर बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई सर। हाँ, और किन्हीं को कुछ कहना है? कुछ और मैसेज है? एरेनिया डायडी एरेनिया, ध्रुव प्रसाद जी ये क्या कहना चाहते हैं, एरेनिया डायडिनिया? हाँ, ये हरि प्रसाद जी आपने बड़ा अच्छा ऐड किया है। मैं जो नाम भूल गया था, ये कॉबलर था, और उसका सिग्नेचर, ये बात मैं जो जिक्र किया था, मैं मेरे लेक्चर में नहीं था, लेकिन मैं बाद में जिक्र किया था। नेटवर्क सही नहीं होने के कारण सानी सर का कनेक्शन यहाँ से लॉस्ट हो गया है, और हमारे हिंदी सेशन का भी टाइम अब पूरा हो गया है। डॉक्टर साहनी सर का सेशन हमेशा से बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। और हम लोग आशा करते हैं कि सर साहनी सर फिर से ज्वाइन किया सर ने। सर हाँ, हमारा टाइम लाइन खत्म हो रहा अच्छा सा मैं बता रहा था कि दो है। बार सर कट चुका है लाइन। तो और किन्हीं को कोई सवाल है?
और कोई सवाल तो नजर नहीं आ रहा है चैट बॉक्स में। मैंने देख ये, और मैं हरि नारायण प्रसाद जी का भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस किताब को का जिक्र किया। ध्रुव प्रसाद जी, एरेनिया डायडेनिया, बहुत सारे इस तरह के लक्षण हैं जो कि आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यवहार में आता है। तो हम लोगों का समय समाप्त हो चुका है। यस सर, यस सर। तो मैं IFPH की तरफ से डॉक्टर मृदुल साहनी सर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर IFPH के खुद हिंदी सेशन के एक्टिव मेंबर हैं और ये समय समय पे अपना आप व्याख्यान जो देते हैं वो बहुत ही ज्ञान से भरपूर रहता है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो हम लोग आशा करते हैं कि फिर से आपका सेशन सुनने का मौका मिलेगा और हम लोग इससे पूरी तरह से लाभान्वित हो सकेंगे। तो थैंक यू अगेन सर, इसी तरह हम लोग का मार्गदर्शन करते रहिए। तो नाउ आई एम हैंडिंग ओवर दिस सेशन टू English team. Thank you sir, thank you every participants also for giving your time to us. Thank you. Dr. Hubert, you are the No. host for this. Thank you, doctor. Now, Shweta will, Dr. Shweta will. Oh, Dr. Shweta, yeah. So you can start your session now, Dr. Shweta.